गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल अपेक्स ट्यूटोरियल चास में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का अगला पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सर्च करें लॉज ऑफ मोशन अपेक्स ट्यूटोरियल बाय पांडु सर। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, यहाँ बोलते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction। मतलब टू एवरी एक्शन देयर विल बी अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक्शन फोर्स लगेगा तो उसको उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा। चलिए एग्जांपल दे देते हैं। अगर मैंने अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये लेफ्ट हैंड भी हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। मतलब अगर एक ब्लॉक है और किसी ब्लॉक में हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन रिएक्शन फोर्स, तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन। मतलब जो फोर्स हमने लगाया उसको हमने बोला एक्शन फोर्स, और उसके रिटर्न में जो हमें फोर्स मिला उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक्शन फोर्स एफ मतलब एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर। एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन two bodies, two different bodies। एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट बॉडी में लगता है, कभी भी वह सेम बॉडी में नहीं लग सकता। अगर हमने इस मार्कर से इस हाथ को मारा तो एक्शन फोर्स लगा इस हाथ में, रिएक्शन फोर्स लगा मार्कर में। मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन फोर्स होता है। इसीलिए तो आपके शिक्षक आपको छड़ी से पिटाई करते हैं। क्यों? एक्शन फोर्स हाथ में, रिएक्शन फोर्स छड़ी में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये तो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारा एग्जांपल होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता तो हम लोग चल नहीं सकते। क्या सर, ये क्या बात बोल दी आप? सही बात। हम लोग चलते कैसे हैं? अब एग्जाम्पल लीजिए कि एक रूम है, उस रूम में मैंने तेल डाल दिया, अब चल के दिखाइए, तो बोलेंगे सर फिसल के गिर जाएंगे। तो यही तो बात है, हम लोग चलते कब हैं? जब एक्शन फोर्स हम लोग जमीन में मारते हैं तो जमीन हम लोग को रिएक्शन फोर्स देता है और हम लोग का बॉडी आगे की ओर मूव करता है। हम लोग जब तैरते हैं तो एक्शन फोर्स लगाते हैं पानी में, रिएक्शन फोर्स पानी मारता है हमारे बॉडी में और हम लोग तैर सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट कैसे उड़ता है? एक्शन फोर्स नीचे की ओर, उसका गैस जो जलता है वो एक्शन फोर्स देगा नीचे की ओर, रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक, law of conservation, law of conservation of
मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? द टोटल momentum of a system of two bodies, यहाँ हम लोग बात करेंगे ऑफ ए सिस्टम टू बॉडीज। द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर collision, before and after collision remain conserved। मतलब कॉलिजन से पहले सिस्टम का जितना भी मोमेंटम होगा उतना ही मोमेंटम होगा कॉलिजन के बाद। चलिए चेक करते हैं। मान लेते हैं दो बॉडीज है, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। बॉडी 1 एंड बॉडी 2। बॉडी 1 का मास है m1 और वेलोसिटी है u1। बॉडी 2 का मास है m2 और वेलोसिटी है u2। दोनों का इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉडी चल रही है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि u1 का जो वेलोसिटी है वो u2 से ज़्यादा है। u1 का वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है, तो जायज़ बात है कि ये इससे जाके कोलाइड करेगा। तो वो क्या हुआ, दोनों कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच में फिर से सेपरेशन हो गया। ये m1, ये m2, ये बॉडी 1 था, ये बॉडी 2 था। दोनों के बीच में एक फाइनल वेलोसिटी आया। इसको फाइनल वेलोसिटी मिला v1, इसको फाइनल वेलोसिटी मिला v2। अब हमको ये प्रूव करना है कि कॉलिजन से पहले जो उसका टोटल मोमेंटम होगा इस सिस्टम का, वही कॉलिजन के बाद होगा। चलिए चेक करते हैं। तो हमको पता है कि अगर हम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा वो दो पार्ट में प्रूव होगा, एक सेकेंड लॉ से, थर्ड लॉ से। तो अगर हम बोले फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों को पता है फोर्स 2-1। फोर्स 2-1 का मतलब होता है 2 पे फोर्स लगा 1 के कारण। 2 पे कितना फोर्स लगा 1 के कारण। फोर्स 2-1 का ये मतलब होता है कि 2 पे कितना फोर्स लगा 1 के कारण। तो फोर्स किस पे लग रहा है, बॉडी पे ना। चलिए तो यहाँ पे हम बात करेंगे 2 पे कितना लगा 1 के कारण। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्योंकि 2 पे कितना लगा 1 के कारण, तो यहाँ 2 होगा, 2 पे लग रहा है ना, तो ये 2 ये 2। चलिए ठीक है सर। तो इसके आगे अगर बढ़े तो मास तो कॉमन होगा, लेकिन A2 का वैल्यू क्या होगा, V2 माइनस U2 अपॉन T। टाइम तो सेम होगा। चलिए सर यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसको इक्वेशन ले लेते हैं 1। इसी तरह से हमें पता है अगर एंड F12 क्या होगा, 1 पे फोर्स 2 के कारण। क्योंकि अगर 1 ने 2 पे फोर्स लगाया और 2 को कोई फोर्स लगता है 1 के कारण, तो 1 को भी लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर 1 2 पे फोर्स लगाता है तो 2 भी तो 1 पे रिएक्शन फोर्स देगा। तो 1 और 2 के कारण क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये तो m1 a1 होगा। ठीक है, तो F12 इज इक्वल टू m1 तो कॉमन है, यहाँ a1 की जगह पे लिख सकते हैं v1 माइनस u1 बाई टी। ये इक्वेशन 2। ठीक है, F2 पे 1 के कारण, यहाँ 2 था तो 2 2 लगा दिया, 2 2 2 लगा दीजिए। यहाँ F1 1 पे फोर्स लगा 2 के कारण, तो 1 1 1 लगा दिया। सिंपल सा ट्रिक है। अब बोलते हैं फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ
न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमको पता है कि फोर्स 2 1 पे जितना लगेगा या 1 2 पे जितना लगेगा उतना ही नेगेटिव 2 1 पे लगेगा। ये नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वो रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। चलिए बताते हैं। अगर मैंने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो वो +10, लेकिन जो रिएक्शन फोर्स होगा मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड को देगा वो होगा -10 न्यूटन। वो डायरेक्शन डिफाइन करेगा। वो क्या करेगा? डायरेक्शन डिफाइन करेगा। तो पहले फोर्स और दूसरे फोर्स में क्या होगा? एक्शन और रिएक्शन फोर्स। थर्ड लॉ ले लिया। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। F12 का वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम 1 and 2 पुट करें। F12 का पुट करें तो यहाँ आएगा M1 V1 - U1/T इज इक्वल टू -21। इस पे माइनस लगेगा, इस पे माइनस लगेगा। M2 यहाँ है V2 - U2/T। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों में T कॉमन था तो T को कैंसिल कर दे। कॉमन है तो कैंसिल तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ कीजिए M1 को मल्टीप्लाई करें V1 से तो यहाँ आएगा M1 V1। M1 को मल्टीप्लाई करें U1 से तो M1 U1। -M2 को V2 से करेंगे तो माइनस M2 V2 माइनस प्लस। फिर देखिए माइनस को माइनस प्लस से किया तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस M2 U2। अब क्या कीजिए, दोनों M1 U1 M2 U2 माने M और U वाले टर्म को एक तरफ कर दें। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, M1 उसको उधर ले गए, M1 U1 को उधर ले गए, तो उधर ले गए तो आ गया M1 U1, ये इसको उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने। और M2 U2 तो वहां पहले से खड़ा है। यहां M1 LHS में क्या था, M1 V1 था, और ये वाले टर्म को मैं LHS में ले आता हूं। M2 U2 इधर माइनस में था, LHS में आके आ गया प्लस में M2। तो ये जो होता है, अगर ये बात करें कि ये जो था, ये जो मोमेंटम टोटल मोमेंटम था, यह बिफोर कोलिजन था, यह बिफोर कोलिजन था, और ये जो मोमेंटम आया यह आफ्टर कोलिजन आया, आफ्टर कोलिजन। तो यही तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा कि टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन होगा वो आफ्टर कोलिजन भी होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चलिए इसको एक बार समझ में आ गया कि फर्स्ट में सेकेंड लॉ लगाना है, F2 पे 1 पे एक फोर्स लगा लेना है। टेक्निक है, आप देखिए ना, यहाँ 2 लगा हुआ है, पहले क्या है 2 तो सब में डाल दे 2, यहाँ था पहले 1 तो सब में डाल दे 1। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ले ले, एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा इक्वल और अपोजिट होते हैं, उसको पुट कर दे, डिराइव कर दे, आपको डेरिवेशन आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्या करते हैं, एक दो हम लोग क्वेश्चन बना लेते हैं, क्योंकि समझ में तभी आता है जब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। बिना क्वेश्चंस बनाए समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस बनाने से ही समझ में आता है, फील आता है क्वेश्चन के बारे में। चलिए अब एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg moving with initial velocity 2 meter per second, a body of mass 10 kg moving with velocity 2 meter per second collided with another body of mass 20 kg initially at rest। सेकेंड बॉडी क्या है, रेस। तो बताइए कि आफ्टर कोलिजन अगर पहले बॉडी का वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड तो दूसरे बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा। चलिए क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स विद अ बॉडी ऑफ मास 20 kg विच इज एट रेस्ट, देन द
final velocity of first body is 1 meter per second, then what will be the final velocity of second body? चलिए देखते हैं। तो हमको पता है according to law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। ये होता है। अब बोलता है कि m1 कितना है, पुट कर दे 10, u1 कितना है 2, m2 कितना है 20, u2 रेस्ट में था, u2 क्या था, रेस्ट में था, तो 0 0, m1 कितना है 10 kg, v1 कितना है 1, m2 कितना है 20, v2 नहीं पता। 10 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस ये तो 0 खत्म, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 10 प्लस 20 v2, हमें निकालना क्या है, v2 निकालना है। तो 20 था इधर, 10 को माइनस कर दें और 20 को डिवाइड कर दें। अरे ये प्लस में था, इधर वो माइनस हो गया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया। आंसर बोलिए 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 का मतलब होता है -10, 10 बाई 20 कट गया तो आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होगा सेकेंड का। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि एक बुलेट है, एक बुलेट फायर हुआ एक गन से, एक बुलेट फायर होता है एक गन से जिसका मास है 5 kg और जो बुलेट है उसका मास है 0.5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम ले लेते हैं। एक बुलेट है जिसका मास है 5 kg, ज़्यादा हो गया कम कर दी, 3 kg, वो फायर किया एक बुलेट को जिसका मास है 20 ग्राम विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और ये क्या करता है, ये बुलेट क्या करता है, अब रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन 1 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट रिकॉइल वेलोसिटी निकालिए, वो गन जो रिकॉइल करेगा उसका वेलोसिटी निकालिए। तो हम लोग इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डालेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2, यहाँ आएगा m1 v1 प्लस m2 v2। चलिए पुट कीजिए, m1 3, u1 50 प्लस m2 20 ग्राम। ये ध्यान रखना है कि 20 ग्राम को कन्वर्ट कर देना है केजी में, तो 20 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिए तो आ गया 0.02, ये आंसर आएगा 0.02 kg। तो यहाँ पुट कर देना है 0.02। इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, इनिशियल वेलोसिटी बोलिए, बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 0, बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होता है। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन कि जब हम लोग गन फायर करते हैं तो मेरा गन भी रेस्ट में रहता है, बुलेट भी रेस्ट में रहता है। अब इसके बाद इधर आ गया m1, मास कितना है 3 kg, वेलोसिटी दे दिया है बुलेट का 1, m2 कितना है 20 kg, v2 निकालिए। सेम प्रोसेस लगाएंगे, इधर 0 हो गया क्योंकि ये 0 ये 0, 3 प्लस 20 v2। अब हमको निकालना है v2, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3/20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड और एक सीरीज बनाएंगे जिसमें बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है अपेक्स ट्यूटोरियल चार्ज, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। थैंक यू।